हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स चैनल पर यूपी पुलिस के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिया है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो किस लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। पॉइंट नंबर 2 देखिए, 2 में दिया है कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। तो बर्ड फ्लू का कारक कौन है? H5N1 है। कौन है? H5N1 बर्ड फ्लू का कारक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 3 में दिया है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कौन कौन से रोग हैं? कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का यूज किया जाता है नवजात शिशु को। पॉइंट नंबर 4 देखिए, 4 में दिया है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए पोटेशियम। देखिए पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। किस वर्ष मिली थी? 1985 को। देखिए, दल बदल कानून के तहत 52वीं संशोधन द्वारा राजनीतिक दल 1985 में वैधानिक व्यवस्था के अंग बन गए थे। पॉइंट नंबर 7 देखिए, 7 में दिया है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। फिर समझिए इस चीज को, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। देखिए 14 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर है? 14 दिनों के अंदर। पॉइंट नंबर 8 देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है। शून्यकाल इसे 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह वह समय है जब संसद सदस्य यानी सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है और इसका टाइमिंग क्या है? दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल का टाइम। पॉइंट नंबर 9 देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत देश की। पॉइंट नंबर 10 देखिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह नदी है हुगली। पॉइंट नंबर 11 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। पॉइंट नंबर 12 देखिए, 12 में दिया है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। 1843 में भारतीय दासता अधिनियम 1843 को लागू करके पूरे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय। पॉइंट नंबर 13 देखिए, 13 में दिया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखिए 16 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के प्रशासन द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के दौरान अधिनियमित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया था। पॉइंट नंबर 14 देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। पॉइंट नंबर 15 देखिए, रक्त समूहों की खोज की किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। पॉइंट नंबर 16, हृदय कब आराम करता है? तो देखिए हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है।
दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम काउंटर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 17, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। पॉइंट नंबर 18 देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। पॉइंट नंबर 19 देखिए, 19 में दिया है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पॉइंट नंबर 20 देखिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। देखिए सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व कौन सा है? सल्फर है। पॉइंट नंबर 21 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। पॉइंट नंबर 22 देखिए, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसीटिलीन। एसीटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 23 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है? एथिलीन। पादप हार्मोन कौन सा है? एथिलीन पादप हार्मोन है जो फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। पॉइंट नंबर 24 देखिए, कौन सा बायोडीजल पौधा है? रतनजोत बायोडीजल पौधा है। पॉइंट नंबर 25 देखिए, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 26 देखिए, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? छाल से। पहले ये देखिए कुनैन का प्रयोग क्या है? जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, और ये सिनकोना पादप के किस भाग से आता है? छाल से आता है। पॉइंट नंबर 27 देखिए, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? फैगोपाइरम से। कुट्टू का आटा फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। कुट्टू यानी बकवीट का एक पौधा है। इसकी खेती नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में की जाती है। इस पौधे के फूल सफेद होते हैं जिसके अंदर चने के आकार का एक बीज निकलता है। जब यह बीज गहरे भूरे हो जाते हैं तो इन्हें निकाल लिया जाता है और इससे ही आटा तैयार कर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 28 देखिए, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था, किसने तैयार किया था? जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। पॉइंट नंबर 29 देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो देखिए हाइड्रोफोबिया इसका दूसरा नाम रेबीज भी है। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। यह विषाणु के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 30 देखिए, 30 में दिया है एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में क्या क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। पॉइंट नंबर 31, कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं, या 82.5 डिग्री भी इसे कह सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पॉइंट नंबर 32 देखिए, 32 में दिया है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है यह? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 33 देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वह रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। किस रेखा द्वारा? रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। पॉइंट नंबर 34 देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है
अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। पॉइंट नंबर 35 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो देखिए गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। पॉइंट नंबर 36 देख लेते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? देखिए यह इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मानती है? थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। पॉइंट नंबर 37 देखिए। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। पॉइंट नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में दिया है कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है। पॉइंट नंबर 39 देखिए। चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। देखिए उत्तरी सरकार तट में कौन सा राज्य पड़ता है? ओडिशा पड़ता है, जहां चिल्का झील पाई जाती है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। पॉइंट नंबर 40 देखिए। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में होती है सबसे कम वार्षिक वर्षा। पॉइंट नंबर 41 देखिए। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने किया था हुमायूंनामा की रचना? गुलबदन बेगम ने किया था। पॉइंट नंबर 42 देखिए। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? देखिए वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। पॉइंट नंबर 43 देखिए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के राज्य प्रबंध में अष्टप्रधान मंत्री परिषद सहायता करती थी। पॉइंट नंबर 44 देख लेते हैं। 44 में दिया है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने मराठों को हराया था। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। देखिए अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानी था और सदाशिवराव भाऊ मराठी थे। तो देखिए अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को पराजित कर दिया था। पॉइंट नंबर 45 देखिए। 45 में दिया है किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। देखिए जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर जिसे कहते हैं बनवाया था। पॉइंट नंबर 46 देखिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? मार्च 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह थे। पॉइंट नंबर 47 देखिए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। पॉइंट नंबर 48 देखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। देखिए लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। पॉइंट नंबर 49 देखिए। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। पॉइंट नंबर 50 देखिए। किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश संसद में।
पॉइंट नंबर 51 देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।